नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संबित तिवारी। और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हिंदी मीडियम की जैसे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो हमने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है और आज इसकी क्लास नंबर 3 है। औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून से हमने शुरुआत की है और ये इसकी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको कारखाना अधिनियम जो है कंप्लीट करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कारखाना अधिनियम को मैंने बहुत डिटेल में आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो उसकी जो दोनों क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करने वाले औद्योगिक विवाद अधिनियम को, इसे भी हम 2 भागों में करेंगे। और जैसा कि हमारा टेम्पलेट फिक्स है कि हम 30 मिनट की एक क्लास आपको उपलब्ध कराते हैं और उस क्लास में चीज़ों को कंप्लीट कराने की कोशिश भी करते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो हिंदी मीडियम का कोर्स है, ये कोर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा। जी हाँ, ये आपकी डेमो क्लासेस हैं और ये डेमो क्लास नंबर 3 और ये आखिरी डेमो क्लास है। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून की ये हमारी आखिरी डेमो क्लास होगी। इसके बाद आप बाकी की सारी क्लासेस हमारी ऐप पर उपलब्ध हैं। तो आपको ऐप पर जाना है और आपको ऐप पर 599 वाला जो कोर्स है उसका एनरोल करना है। इस कोर्स में ऑलरेडी कंटेंट है और इस कोर्स के साथ फ्री मिलेंगी आपको हिंदी मीडियम की क्लासेस। जी हाँ, देखिए, ये 599 जो है ये हिंदी मीडियम की क्लासेस की फ़ीस नहीं है। हिंदी मीडियम की क्लासेस के वीडियो तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसको मैंने 599 वाले कोर्स के साथ एनरोल कर दिया ताकि जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट हैं हिंदी मीडियम के, वो ही कोर्स में ऐड हो पाएँ, वही पढ़ पाएँ, क्योंकि इसको बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और कंटेंट भी हिंदी मीडियम का बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो ऑलरेडी इसको पढ़ेंगे सिंसियर तरीके से। 599 वाले कोर्स के साथ ये बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, यानी हिंदी मीडियम का कोर्स, यानी कि हिंदी मीडियम के कोर्स के जो वीडियोज़ हम ऐड कर रहे हैं उसका एक सिंगल रुपये भी आपसे नहीं ले रहे हैं। 599 का कोर्स पहले से और इसमें कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम समझने वाले हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम को। ये हमारा 599 वाला कोर्स है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और 2025 के नाम मॉड्यूल्स मिलते हैं। तो ये पीडीएफ कोर्स है बेसिकली, जिसकी कीमत है 599 रुपये और इसी में आपको कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है हिंदी मीडियम वाला कोर्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला कोर्स इसमें बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है, जिसमें आपको हम 30 क्लासेस लेबर लॉ की, 20 क्लासेस आपको अकाउंटिंग की और साथ ही ऑडिट के बाद हम बात करें ऑडिट के बाद हम बात करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर इंश्योरेंस भी हम कवर कराने वाले हैं, तो इसको आप ज़रूर एनरोल कर लें। तो बात करते हैं आज, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा नियम जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जैसे हम समझने वाले हैं। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के बारे में हम बात करें तो भारत में औद्योगिक विधायक की एक ऐतिहासिक प्रगति के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले वॉशिंगटन में सन 1919 में एक औद्योगिक सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ था। इसमें भारत भी सम्मिलित हुआ था और इसमें मज़दूरों की जो स्थिति थी, जैसे कि दास प्रथा चल रही थी, या इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने अपने जो है वो शपथें ली। इसके बाद क्या हुआ, भारत ने इस दिशा में आगे बढ़ा। उस समय हम प्रेसिडेंसीज थे, है ना। उस समय इंटीग्रेटेड इंडिया तो था नहीं, अखंड भारत तो था नहीं हमारा, ठीक है। हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे। अंग्रेज़ों के उपनिवेश के अलावा हम बात करें तो यहाँ पर हम अलग अलग राज्यों में, प्रोविंसेस में भी बटे हुए थे। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से चीज़ें जो है वो बननी चालू हुई। तो अब ये जो पीरियड था पूरा का पूरा औद्योगिक विकास की, यदि हम बात करें, देखो, जब हम बात करते हैं लेबर की, जब हम बात करते हैं श्रम की, तो श्रम की जो शुरुआत होती है वो उद्योग से होती है ना, क्योंकि हम औद्योगिक कानून बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले ये समझना होगा कि किस तरह से उद्योग भारत में बढ़े थे और उन उद्योगों के बढ़ने से किस तरह से चीज़ें जो श्रमिक वर्ग हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ी। तो यदि हम बात करें तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो पूरे के पूरे इस टाइम पीरियड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक काल, जो कि 1850 से 1918 तक का पीरियड मानते हैं। फिर हम देखेंगे प्रगति काल, जिसमें हम 1919 तक का पीरियड देखेंगे। और फिर हम देखेंगे पूर्ण प्रौढ़ता काल, जिसमें हम मैच्योरिटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को देखेंगे। इसको 3 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि देखो, जो 1850 से 1918 तक की स्थिति थी, ये श्रमिकों के लिए बहुत ख़राब थी। क्यों? क्योंकि इस समय श्रमिकों को सिर्फ और सिर्फ मशीन समझा जाता था, उनसे काम लिया जाता था और उन्हें बिना इंसान समझे उनका शोषण किया जाता रहा था। 1919 का वो समय था जब लोग जागरूक हो गए थे। लोगों की बात करें, समाज सुधारकों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्वरूप में श्रमिकों के स्थिति को बेहतर करने के लिए काम कर रहे थे।
साथ ही भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी चरम पर था, तो उसका भी प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर होने लगी थी, थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन बेहतर होने लगी थी श्रमिकों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। वही हम बात करें 1946 से अब तक के समय की, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी तो भारत की अपनी सरकार बनी और उस सरकार ने किस तरह से सॉलिड ज़मीनी स्तर पर मजबूत काम करने वाले नियम कानून बनाए, जिसने इनकी दिशा और दशा जो है वो बेहतर करी। तो जब हम बात करेंगे प्रारंभिक काल की, तो हम देखेंगे कि 1855 ईस्वी में इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट जो है वो पास हुआ था। ठीक है, तो प्रारंभिक काल में जब हम देखेंगे तो 1855 में एक्ट पास हुआ। तो इसके पहले आम धारणा यह रहती थी कि आपातघात, यानी कि मान लीजिए काम के स्थान में किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, कोई मशीन में या आग लगने से या किसी भी तरह से किसी श्रमिक की या श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है, उनकी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसमें ये माना जाता था कि जब यदि ऐसा कुछ होता है तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मज़दूर वर्ग थे उनके जीवन की कोई कीमत ही नहीं थी। तो इसके बाद जो दूसरा रीज़न आया, तो मतलब ये वो पीरियड था जब मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे कुछ भी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को नहीं मिलती जिसके आधार पर ये बात करें कि लेबर के विषय में कोई बात करी गई थी, श्रमिकों के विषय में या उनके भले के लिए कोई बात करी गई थी, नहीं। 1919 में हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद लोग जागरूक होना शुरू हुए थे। जिस तरह से श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, जिस तरह से श्रमिक वर्गों को पूरी तरह से अवॉइड किया गया था, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लोग जो है वो इस बारे में सोचना चालू करेंगे। जो समाज सुधारक हैं, जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, वो आगे आएंगे और वो कहीं ना कहीं श्रमिकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। ये चीज़ हम यहाँ पर लगातार देखते रहेंगे। इसी में हम बात करें तो भारतीय जो समाज सुधारक थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ी सरकार के ऊपर अलग अलग तरह से दबाव डाले और इस दबाव के मद्देनज़र अंग्रेज़ी सरकार भी विवश हुई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। जैसे कि हम देखेंगे कि 1881 में कारखाना अधिनियम आया। कारखाना अधिनियम जब 1881 में आया, हालांकि इससे पहले वाले पीरियड में आ गया था, लेकिन जब कारखाना अधिनियम 1881 आया तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा डाला गया दबाव का नतीजा था। आगे की कहानी हम बदलेंगे कि जब 1881 का जो कारखाना अधिनियम आया, इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं था जो ज़मीनी स्तर पर श्रमिकों के लिए काम करे। इसमें बदलाव किए गए और 1891 में देखने को हमें फिर से मिला। यहाँ भी वही स्थिति थी कि कागज़ पर तो चीज़ें थी लेकिन वास्तविकता में इसका कोई प्रभाव था नहीं खास श्रमिक वर्ग में। लेकिन जब हम दूसरे फेज़ की बात करते हैं, इसको प्रगतिकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1922 में पहली बार, मतलब एक्चुअल में तो ये तीसरा संशोधन था 1881 के एक्ट का, लेकिन 1922 में पहली बार ये देखने को मिला था कि ज़मीनी स्तर पर श्रमिक वर्ग के लिए कोई काम किया गया था। इसीलिए 1919 से प्रगतिकाल माना जाता है। और उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो 1914 से लेके 1919 तक जो विश्व युद्ध चला था, उस विश्व युद्ध में जो बुरी हालत हुई थी श्रमिक वर्ग की, उसके मद्देनज़र बहुत सारे जो नेता थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने कड़े कदम उठाने चालू किए। इसके बाद हम देखेंगे कि 1934 का जो कारखाना अधिनियम आया था, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव श्रमिक वर्ग के जीवन पर हमें देखने को मिलता है। और 1934 का जो एक्ट था उसे ही भारत ने 1948 का एक्ट बनाकर बाद में अपनाया, इसमें कुछ संशोधन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि 1934 का जो एक्ट था, ये ज़मीनी स्तर पर ठीक ठाक तरीके से काम कर दे रहा था। यहाँ पर कई सारी और चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि कर्मकार प्रतिकार अधिनियम हमें देखने को मिला था, इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1923 हमें देखने को मिला था। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर श्रमिकों की दुर्दशाएँ हो रही थी, हर एक क्षेत्र को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करी गई थी। वहाँ पर श्रमिकों की स्थिति को सुधारने की कुछ ना कुछ कोशिश हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम प्रौढ़ता काल देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं कि 1946-47 यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब से अब तक अब हम उन चीज़ों को देखेंगे जब भारत सरकार बनी और भारत सरकार ने बनकर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के तौर पर, स्वतंत्र शासन के तौर पर श्रमिकों के हित के लिए काम करने चालू किए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई लगभग 1946 के बाद, यानी कि 47 के बाद हम मान के चलते हैं, 47 के बाद से लेके आज यदि हम 2019-20 तक के सिनारियो को भी समझें, आज 2025 चल रहा है लेकिन 19-20 के सिनारियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लेबर लॉज की यदि हम बात करें तो लेबर लॉज का जो आखिरी अमेंडमेंट था वो हमें 2019-20 के सिनारियो में देखने को मिलता है, जहाँ हमें 4 नए लेबर कोड देखने को मिले। ठीक है, तो 46-47 से भारतीय सरकारें हैं और भारतीय सरकारों ने तब से नए नए नियम निकाले और हम देख चुके हैं कि लगभग 44 से अधिक केंद्र सरकार के नियम हैं और लगभग
200 के आसपास जो है वो अलग अलग राज्य सरकारों के नियम है। यदि हम राज्य सरकारों के नियम को छोड़ भी दें तो लगभग 44 नियम हैं जो केवल और केवल केंद्र सरकार के ही हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के श्रमिकों को संगठित करने के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों के श्रमिकों के बेटरमेंट, उनके अच्छे के लिए ये काम करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम से जुड़ी कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले इसमें बात आती है पंच की, यानी कि आर्बिट्रेटर की। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में सभी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें आप इंग्लिश में ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें सबसे पहला है आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर क्या होता था, देखो मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेटर क्या होता है। दो तीन चीज़ें हमने देखी थी, एक होता था मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर, फिर हमने देखा आर्बिट्रेटर, और फिर हमने देखा एजुडिकेटर। तीन चीज़ें हैं, इनको समझना है लेबर लॉस के केस में। मीडिएटर यानी कि जो मध्यस्थ करता होता है, ये सामान्य तौर पर मध्यस्थता होती है, यानी कि दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, एक व्यक्ति जाएगा और वो दोनों पक्षों की सुलह कराने की कोशिश करेगा। अब इसमें किसी भी तरह के कानूनी दाव पेंच नहीं होते हैं। जो तीसरा व्यक्ति होता है वो सामान्य तौर पर उनके बीच सुलह कराता है। फिर बात आती है एजुडिकेटर की। एजुडिकेटर यानी कि जो पंच वाली स्थिति होती है, ये मध्यस्थता वाला ही प्रकरण होता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो एजुडिकेटर होता है ये थोड़े से कानूनी दाव पेंच के हिसाब से काम करने लगता है। किसके हिसाब से काम करने लगता है? कानूनी दाव पेंच के हिसाब से काम करने लगता है, यानी कि करेंगे यहाँ पर भी हम मध्यस्थता ही, बट फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अब यहाँ पर थोड़ा सा लीगली होंगी चीज़ें। और हम बात करें एजुडिकेटर की, तो एजुडिकेटर यानी कि एजुडिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम सामान्य तौर पर न्यायिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, जो कि कोर्ट में की जाएगी, जैसे कि लेबर कोर्ट्स होंगे, है ना, श्रम न्यायालय जिन्हें हम बोलते हैं, या फिर हमारे जो सिविल कोर्ट्स होंगे वहाँ पर ये प्रक्रियाएं जो है अपनाई जाएंगी। तो तीनों चीज़ों में अंतर हमें समझ के रखना है। ये तीन तरह की चीज़ें हैं, ये तीन मशीनरी कहलाती हैं श्रमिक के केस में। एक होता है मीडिएटर यानी कि मध्यस्थकर्ता, एक होता है आर्बिट्रेटर यानी कि पंच, जो कि मध्यस्थ करता ही होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये कानूनी रूप से मध्यस्थता करता है। और तीसरा होता है एजुडिकेशन। एजुडिकेशन यानी कि न्यायिक उपकरणों का उपयोग करके, न्यायिक व्यवस्था का उपयोग करके आप किसी विवाद को सुलझाएंगे। ठीक है, तो पहली परिभाषा मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है औसत वेतन यानी कि एवरेज पे। तो एवरेज पे क्या होता है समझो, एवरेज पे की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। देखो एवरेज पे को, देखो वेतन तीन तरह से दिया जाता है, या तो मासिक रूप से वेतन दिया जाएगा, या साप्ताहिक रूप से वेतन दिया जाएगा, या दैनिक रूप से वेतन दिया जाएगा। तो यदि मासिक रूप से वेतन दिया जा रहा है तो पिछले 3 महीने में जो वेतन दिया गया है उनका जो औसत होगा वो औसत मजदूरी माना जाएगा। यदि साप्ताहिक रूप से वेतन दिया जा रहा है तो पिछले 4 सप्ताह में जो वेतन दिया गया है उसका जो औसत होगा वो एवरेज वेतन यानी कि औसत वेतन माना जाएगा। और यदि दैनिक वेतन दिया जा रहा है तो पिछले 12 दिनों में जो वेतन दिया गया उसका एवरेज जो है वो आपका दैनिक वेतन का एवरेज माना जाएगा, यानी कि औसत वेतन माना जाएगा। अब इसको ज़रा ध्यान से समझ लेंगे सभी लोग। 3 परिस्थितियों में वेतन दिया जा सकता है, मासिक तौर पर, साप्ताहिक तौर पर, या दैनिक तौर पर। मासिक के केस में पिछले 3 महीने में जो वेतन दिया गया है उसका औसत, साप्ताहिक के केस में पिछले 4 सप्ताह में जो वेतन दिया गया है उसका औसत, और दैनिक के वेतन भोगी जो होते हैं उनके केस में पिछले 12 दिनों में जो वेतन दिया गया है उसका औसत। ठीक, चलिए ये स्थितियाँ होती हैं। बात करते हैं हम पंचाट की। पंचाट यानी कि अवार्ड। अवार्ड क्या होता है इसको हम सामान्य तौर पर समझते हैं। तो जब भी कोई प्रकरण किसी भी न्यायाधिकरण के पास जाता है, यानी कि किसी भी कोर्ट के पास जाएगा या किसी भी श्रम न्यायालय के पास जाएगा, तो जब वहाँ पर ये प्रकरण चलता है उस प्रकरण के बाद अंतिम निर्णय जो उनके द्वारा दिया जाता है, उस अंतिम निर्णय को जिसकी वजह से निपटान किया जाएगा उससे हम अवार्ड या पंचाट कहते हैं। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड से मैं आपको मतलब समझा चुका हूँ कि यहाँ पर बोर्ड से मतलब होगा बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन से, है ना। इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड किसे बोला गया है? समझौता बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन। समझौता बोर्ड को क्या बोला गया है? बोर्ड नाम से संगठित किया गया। क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि क्लोजर का मतलब ये है कि नियोजन के स्थान या उसके किसी भाग को स्थायी तौर पर बंद करना। एक मैंने आपको क्या बताया था? क्लोजर, और दूसरा हमने देखा था ले ऑफ। ठीक है, दोनों चीज़ों को क्लियर रखेंगे हम आगे। इसके बाद कंसीलिएशन ऑफिसर की परिभाषा देखेंगे। तो कंसीलिएशन ऑफिसर यानी कि समझौता अधिकारी। देखिए बोर्ड का मतलब होता है समझौता बोर्ड, और
बोर्ड से पहले किसकी बारी आती है? समझौता अधिकारी की बारी आती है। समझौता अधिकारी यानी कि कंसीलिएशन ऑफिसर। तो जब सबसे पहले विवाद शुरू होता है तो उस विवाद को निपटाने का काम किसका होता है? कंसीलिएशन ऑफिसर का, यानी कि समझौता अधिकारी का होता है। जब समझौता अधिकारी ये नहीं कर पाता है तो बोर्ड यानी कि कंसीलिएशन बोर्ड, समझौता बोर्ड के पास वो प्रकरण जाता है। जब वहाँ पर भी नहीं होता तो हम उससे आगे देखेंगे कि ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के पास जाएगा। जब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से भी ये नहीं होगा तो ये कहाँ पर जाने लगेगा? ये जाने लगेगा अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में, न्यायाधिकरण में। ठीक है, तो अब समझौता कार्यवाही हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? या तो जो बोर्ड होगा या फिर जो समझौता अधिकारी होगा, यानी कि समझौता बोर्ड और समझौता अधिकारी, ये जो भी कार्यवाही करते हैं इनके द्वारा करी गई कार्यवाही को समझौता कार्यवाही हम कहते हैं। नियंत्रित उद्योग की हम बात करें, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री कौन होगी? हर एक ऐसा उद्योग जो इस नियम के अंतर्गत आता है, जो इस नियम के उपबंधों के अंतर्गत आता है, या मैं सिंपल शब्द में बोलने की कोशिश करूं तो जो लीगली बाइंड है ना, ये वर्ड हमने बहुत कॉमनली सुना है कि यदि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस एक्ट के तहत लीगली बाइंड है, उसे हम बोलेंगे कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर भी हम इस चीज़ को समझते हैं कि नियंत्रित उद्योग की घोषणा में क्या क्या होगा। पहली चीज़, पहला तो वो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हो। अब सब लोग मुझसे बोल सकते हैं कि सर अभी तो आपने बोला कि वो हर एक इंडस्ट्री जो इस एक्ट के उपबंधों के अंतर्गत आती है उसे आप नियंत्रित उद्योग बोलेंगे, फिर आप यहाँ ये क्यों बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो? तो यहाँ पर हम सभी ने पढ़ा था कि जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम को जब हम पढ़ रहे हैं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। सारे एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कंसेप्ट होता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो किसी उद्योग को संचालित करती है, या कोई उद्योग जिस सरकार के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से या तो हमारे पास केंद्र सरकार होगी या फिर हमारे पास राज्य सरकारें होंगी। यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की, तो ये एक केंद्र सरकार का नियम है, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया अधिनियम है। अब चूंकि ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अधिनियम है तो ये लागू होगा केंद्र सरकार के शासित उद्योगों पर भी, इसीलिए यहाँ पर केंद्र सरकार के नियंत्रण में लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्टली इस एक्ट के उपबंध का पालन हो रहा है। दूसरा बात करें केंद्रीय अधिनियम, क्लियरली यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि केंद्रीय अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया जाना चाहिए कि ऐसे उद्योगों को केंद्रीय नियंत्रण में रखना लोकहित में आवश्यक है, यानी कि ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम न्यायालय की। तो न्यायालय के लिए मैंने आपको बताया कि कई तरह के न्यायालय यहाँ पर हैं, जैसे कि हम देखेंगे ट्राइब्यूनल्स, लेबर ट्राइब्यूनल्स, नेशनल ट्राइब्यूनल्स। इसको इंग्लिश नेम ही सभी लोग याद करेंगे, ईजी ज़्यादा रहेगा। इसके बाद हम उद्योग की बात करें यानी कि इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्री किसे बोला गया है? तो देखो, सबसे पहले जब एक एक्ट आया था 1929 में, है ना, औद्योग व्यवसाय विवाद अधिनियम, हम सभी ने पढ़ा था। एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर बहुत ट्रेंड कर रहा था, लास्ट ईयर से मेरा मतलब है 2023 के एग्जामिनेशन में, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के पहले, देखो अभी वर्तमान में 1947 के प्रावधानों के अनुसार हम उद्योगों के विवादों को सुलझाते हैं, लेकिन 1947 के पहले तो ये एक्ट नहीं था। तो जब 1947 के पहले कोई विवाद होता था तो उस विवाद को किस नियम के तहत हल किया जाता था? तो वो कौन सा अधिनियम था? व्यवसाय विवाद अधिनियम था। और व्यवसाय विवाद अधिनियम में सबसे पहले उद्योग की परिभाषा दी गई थी, और उसी परिभाषा को आईडी एक्ट यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ने भी अपनाया था। तो वही चीज़ का रेफरेंस हमें यहाँ पर इस अधिनियम में देखने को मिलता है। श्रम न्यायालय यानी कि लेबर कोर्ट की हम बात करें तो लेबर कोर्ट किस में दी गई है? धारा 7 में दी गई है। यदि आप लोगों ने ऑफिशियल गैजेट को नहीं देखा है तो ऑफिशियल गैजेट को ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑफिशियल गैजेट में मैंने सारी की सारी धाराएं बहुत डिटेल में आप सभी के लिए कराई हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट तालाबंदी यानी कि लॉकआउट्स की। ठीक है, तो श्रम मंत्रालय, अब इसके लिए मैंने आपको जब शॉर्ट नोटिफिकेशन यानी कि गैजेट नोटिफिकेशन कराए थे तो वहाँ पर मैंने आपको BCT बताया था। ठीक है ना, बोर्ड कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, बोर्ड कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल मैंने आपको बताया था। तो बोर्ड से यहाँ पर तात्पर्य क्या था आपका? बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन से था। बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन यानी कि समझौता बोर्ड, उसे हिंदी में बोलेंगे। फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी C से, और T से मैंने क्या बोला था? सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि 7A,
सॉरी 7, 7A और 7B में देखने को मिलते हैं हमें। इसमें 3 तरह के ट्राइब्यूनल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक सिंपल, फिर दूसरा क्या हमने बोला श्रम न्यायालय यानी कि लेबर ट्राइब्यूनल, और तीसरा हमने क्या बोला 7B। 7B में क्या देखा था हमने, नेशनल ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय न्यायालय। 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी BCT, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है MA और AD, ठीक है। इसको इंग्लिश में याद रखना है। M यानी कि मीडिएशन, A यानी कि आर्बिट्रेशन और AD यानी कि एजुडिकेशन, ठीक है। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, जिसमें नियम नहीं होते हैं, सामान्य तौर पर एक व्यक्ति 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है बिना किसी कानूनी नियम को या उपबंध को अपनाए। आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन भी मध्यस्थता ही होती है, लेकिन एक ऐसी मध्यस्थता जिसमें कानूनी उपबंधों का सहारा लिया जाएगा। और एजुडिकेशन, एजुडिकेशन क्या होता है, एजुडिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी विवाद को न्यायालय में ले जाकर न्यायालय के उपबंधों के अधीन करके निपटाया जाता है, ठीक है। अब इन तीनों के अंतर में परेशान नहीं होना चाहिए किसी को। बात करते 12वां, अगली जो परिभाषा है वो है तालाबंदी यानी कि लॉकआउट्स की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए क्लोज़र और लॉकआउट के डिफरेंस को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर पीछे हमने देखा था क्लोज़र, जिसे हम बोलते हैं बंदी, और यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है वो है तालाबंदी। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। बंदी एक ऐसी व्यवस्था है, यानी कि क्लोज़र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्थान को पूर्ण रूप से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी कि परमानेंट क्लोज़र को क्लोज़र बोला है। तालाबंदी यानी कि अस्थायी बंदी है ये। यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं हम कि किसी रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की कमी है, या कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी है या इंटरनेशनल इमरजेंसी जिसकी वजह से कंपनी के पास या उस संस्था के पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जिनकी वजह से वो कंपनी चलती है। या हम मान लेते हैं कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, जैसे कि हम बात करें 2019-20 में कोविड आया था। कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो कुछ समय के लिए बंद हुई थी, तो ये लॉकआउट के एग्जांपल थे। लॉकआउट हमेशा टेम्परेरी होता है नेचर में, लेकिन जो क्लोज़र होता है ये परमानेंट होता है, ठीक है। और ये किसकी तरफ से होता है, नियोजक की तरफ से होता है। नियोजक यानी कि वो व्यक्ति जो नौकरी मुहैया कराता है ना। इसमें हमें मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, इसमें हम ऑक्यूपायर को भी इंक्लूड करते हैं। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2023 में एक क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेशनल ट्राइब्यूनल्स की। इसे हमने 7B में देखा था और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसकी डेफिनेशन को छोड़ता हूँ। हड़ताल पर चलते हैं। देखिए लॉकआउट्स और स्ट्राइक, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लॉकआउट जो होता है वो टेम्परेरी काम को बंद करना है नियोजक की तरफ से, और स्ट्राइक क्या होता है, टेम्परेरी काम को बंद करना है कर्मचारियों की तरफ से। दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो स्ट्राइक का मतलब क्या है, स्ट्राइक का मतलब ये है कि, या हड़ताल का मतलब ये है कि जब कर्मचारियों का समूह, श्रमिकों का समूह अपनी किसी मांग को लेकर जब मैनेजमेंट के साथ अपने मेल जोल को नहीं बिठा पाता, तो उस केस में वो कुछ समय के लिए क्या कर देता है, काम को बंद करने का निश्चय लेता है अपनी यूनियन के साथ। इसे हम क्या बोलेंगे, हड़ताल बोलेंगे। अब हड़ताल के लिए हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे वो क्या थे कि जब भी कोई ट्रेड यूनियन या श्रमिक वर्ग हड़ताल करना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, जिस तिथि से वो हड़ताल करना चाह रहा है उसके 14 दिन पहले एक लिखित नोटिस जो है वो अपने नियोक्ता को देना होगा। उसके बाद हमने देखा था कि जिस डेट को उनकी नोटिस एक्सपायर हो रहा है, उस एक्सपायरी डेट से लेकर अगले 6 हफ्ते के अंदर स्ट्राइक कर लेनी होती है। और यदि वो 6 हफ्ते के अंदर स्ट्राइक को नहीं कर पाते हैं तो वो नोटिस जो है वो इनवैलिड हो जाता है, और वो 6 हफ्ते के बाद स्ट्राइक को नहीं कर सकते, हड़ताल को नहीं कर सकते। अब हड़ताल के लिए हमने कुछ और कंडीशन भी देखी थी कि मान लीजिए वो जिस प्रकरण को लेकर हड़ताल करना चाह रहे हैं, वो प्रकरण यदि BCT के पास है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, BCT क्या है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, C है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, T है ऑल ट्राइब्यूनल्स। तो यदि कोई भी प्रकरण BCT के पास है तो उस केस में ना तो लॉकआउट्स किया जा सकता है और ना ही स्ट्राइक करी जा सकती है, ना ही हड़ताल किए जा सकते हैं, ना ही तालाबंदी की जा सकती है। व्यावसायिक संघ, ट्रेड यूनियन हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो हर एक
ऐसा समूह लोगों का जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसे हम व्यावसायिक संघ या ट्रेड यूनियन कहेंगे सिंपल तौर पर। अब औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। तो पहली चीज़ तो ये कि ये 1 अप्रैल 1947 से प्रभावशाली है पूरे देश में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लागू है। ठीक है, अब राज्य के नियम बात करें हम, तो राज्य के नियम के लिए औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए 3 तरह की मशीनरी जो है इस एक्ट में हमें देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, BCT बताया है। क्या बताया? BCT बताया। ठीक है, इस पूरे एक्ट में वो सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी BCT के तहत, जो कि सेक्शन 4 से शुरू होती है और सेक्शन 7 तक चलती है। सेक्शन 4 में हम क्या देखेंगे? कंसिलिएशन ऑफिसर को देखेंगे, समझौता अधिकारी है। सेक्शन 5 में हम कंसिलिएशन बोर्ड को देखेंगे, यानी कि समझौता बोर्ड है। सेक्शन 6 में हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को देखेंगे। सेक्शन 7 में हम सारे ट्राइब्यूनल्स यानी कि न्यायिक प्राधिकरण को देखेंगे, जिसमें 3 तरह के कोर्ट हमें देखने को मिलेंगे, 7, 7A और 7B में। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंसिलिएशन मशीनरी को यानी कि समझौता यंत्र, न्यायाधिकरण यंत्र यानी कि एजुडिकेशन मशीनरी, और पंच निर्णय यंत्र यानी कि आर्बिट्रेशन मशीनरी। अंतर मैं तीनों को बता चुका हूँ, ये जरूर याद रखना है। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थकर्ता, आर्बिट्रेशन और एजुडिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले समझौता यंत्र। समझौता यंत्र की हम बात करें यानी कि कंसीलिएशन मशीनरी। देखो, BCT में हम बार बार बात कर चुके हैं कि जो BCT है, BCT में से कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो मीडिएशन को प्रेफर करती हैं, कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो आर्बिट्रेशन को प्रेफर करती हैं, और कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो एजुडिकेशन को प्रेफर करती हैं। ठीक है, शुरुआत हमेशा किसी भी प्रकरण को सुलझाने की मीडिएशन से होती है। यदि मीडिएशन से चीज़ें नहीं बनेंगी तो आर्बिट्रेशन की तरफ जाया जाता है, और आर्बिट्रेशन से भी चीज़ें नहीं बनती हैं तो एजुडिकेशन की तरफ जाया जाता है। ठीक है, एजुडिकेशन का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। एजुडिकेशन में भी कुछ रूल्स होते हैं। एजुडिकेशन के पास जब कोई भी प्रकरण जाएगा तो सबसे पहले वो सेक्शन 7, 7A या 7B के तहत रजिस्टर्ड प्राधिकरणों में जाएगा, यानी कि ट्राइब्यूनल्स में जा सकता है, लेबर ट्राइब्यूनल्स में जा सकता है या नेशनल ट्राइब्यूनल्स में जा सकता है। अब इनके द्वारा जो अवार्ड दिया जाएगा, इनके द्वारा जो अवार्ड का मतलब क्या है? इनका निर्णय जो दिया जाएगा, इस निर्णय को चुनौती देने के लिए जो भी पक्ष चाहे जिसके विरुद्ध निर्णय आया है, वो अब सिविल कोर्ट्स में जा सकता है, यानी कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। न्यायाधिकरण के केसों में या वो सभी के सभी प्रकरण जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सीधे तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है बिना BCT के अवार्ड के। ठीक है, अब हम बात करें समझौता यंत्र। समझौता यंत्र यानी कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मशीनरी। तो कंसिलिएशन मशीनरी यानी कि कंसिलिएशन करने के लिए 3 तरह की बॉडी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। पहली देखने को मिलेगी कार्य समिति यानी कि वर्क कमेटी। दूसरा में देखने को मिलेगा सराधन या समझौता अधिकारी यानी कि कंसिलिएशन ऑफिसर। और तीसरा है समझौता बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि ये नाम इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके पास इंग्लिश में लिखे होंगे और इंग्लिश में चीज़ों को समझना ज़्यादा ईजी होगा कंपैरेटिवली हिंदी। देखो, अब वर्क कमेटी को हम समझें तो वर्क कमेटी का सिनारियो क्या है? वर्क कमेटी सीधे तौर पर मीडिएशन में काम करेगी आपके। ठीक है, वर्क कमेटी का काम क्या होता है कि जब किसी भी विवाद को संस्था स्तर पर उठते हुए देखा जाता है तो जो वर्क कमेटी होती है, वर्क कमेटी क्या है? कुछ भी नहीं है, एक ऐसी कमेटी उस संस्था के अंतर्गत जिसमें बराबर मात्रा में नियोक्ता के और कर्मचारियों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी विवाद को इस संस्था के दीवारों के अंदर ही हल कर लिया जाए। इसमें किसी भी तरह के न्यायिक उपबंधों का उपयोग नहीं होगा। अगला जो पार्ट आता है वो आता है कंसिलिएशन ऑफिसर का। अब हम मानते हैं कि वर्क कमेटी असफल हो जाती किसी भी विवाद को सुलझाने में, तो अब बात आती है कंसिलिएशन ऑफिसर की। कंसिलिएशन ऑफिसर सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया एक ऑफिसर होता है। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक के एक ऑफिसर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? कंसिलिएशन ऑफिसर का भी यही काम होगा कि वो किसी भी संस्था के विवाद को संस्था के अंदर सामान्य रूप से सुलझा सके, किसी भी तरह के न्यायिक उपबंध इसमें ना लगें। अब यदि कंसिलिएशन ऑफिसर भी
प्रयास करता है और ये असफल हो जाता है, तो अब वो इस चीज़ को आगे बढ़ाता है कंसिलिएशन बोर्ड को। ठीक है, कितने दिन में आगे बढ़ाया जाता है, प्रोसीडिंग क्या होती है ना, हम आगे के सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं, जो कि कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक हम फ्लो देख रहे हैं कि किस तरह से किसी भी डिस्प्यूट को यहाँ पर सुलझाया जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से आपका काम नहीं बना, तो अब हम कहाँ पर पहुँचेंगे, हम एजुडिकेशन के पास पहुँचेंगे। एजुडिकेशन यानी कि न्यायिक उपबंधों का हम उपयोग करेंगे। तो अब हम धारा 7 में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऊपर के जो प्रबंध हैं ये धारा 4 से लेकर धारा 6 के बीच ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे। अब मान लीजिए यदि न्यायाधिकरण की पास कोई भी आपका विवाद जाएगा, तो उस केस में एक फ्लो रहेगा। सबसे पहले श्रम न्यायालय के पास प्रकरण जाएगा। श्रम न्यायालय यदि इसे नहीं कर पाते हैं तो जो अधिकरण होते हैं यानी कि ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके पास जाएगा। ट्राइब्यूनल से भी यदि ये काम नहीं बनता है तो नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास जाएगा। और यदि इन तीनों बॉडीज़ के बाद भी जो विवाद है वो नहीं सुलझता है, तो उस स्थिति में ये विवाद किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये तीनों न्यायालय अपनी अवार्ड ज़रूर जारी करें। ठीक है, जब तक इन तीनों न्यायालय के द्वारा अवार्ड जारी नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसी भी प्रकरण को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो विवाद होते हैं वो 1947 आईडी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक मैकेनिज़्म को समझ लिया है। कल की क्लास में डिटेल्ड में हम यहाँ पर सेक्शंस को देखने वाले हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और बीसीटी की जो कार्यप्रणाली होती है, बीसीटी किस तरह से फ्लो करती है, प्लस पेनाल्टीज़, इनको पढ़ेंगे। किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए उस एक्ट की मैकेनिज़्म और पेनाल्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि ये बन जाता है, आईडी एक्ट की हम बात करें, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि बीसीटी से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्लस पेनाल्टीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यही वो एरियाज है इस एक्ट के जो आपको कंफ्यूज करते हैं। कई बार क्या होगा कि आप बीसीटी में या तो जो सेक्शंस होते हैं उनको मर्ज करके क्वेश्चन को गलत करते हैं, या फिर जो पेनाल्टीज़ होती है, पेनाल्टीज़ अलग अलग केसेस की पेनाल्टीज़ होती हैं, उन पेनाल्टीज़ को मर्ज करके फंबल करते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें इसके लिए करके रखनी है आपको। ये जो स्पेसिफिक क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, इसके अलावा जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है जिसमें मैं गैजेट का रिव्यू दे रहा हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट गैजेट पढ़ा रहा हूँ। क्लासेस बोरेंगे क्योंकि हम एक एक लाइन को वहाँ पर गैजेट की पढ़ रहे हो। गैजेट काफ़ी लंबा होता है, 100 से 150 पेज का। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो गैजेट रिव्यू क्लासेस को देखेंगे, पॉसिबिलिटी कम है कि आपका एक्ट का क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।